नमस्कार प्रिय छात्रों, ऑनलाइन व्याख्यान के दूसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। इस द्वितीय व्याख्यान के दूसरे भाग में हम आज चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास पर, और उसको जानने से पहले हम ये संक्षेप में जानेंगे कि इतिहास होता क्या है, साहित्य का इतिहास क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास कब से शुरू होता है, किन्होंने लिखा है, और हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की जो परंपरा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इतिहास क्या है उसकी बहुत व्यापक परिभाषा में अगर हम न जाएं तो भी हम सामान्यतया ये जानते हैं कि जो कुछ भी अतीत में घटा है उसको यथा तथ्य प्रस्तुत करना, उसकी कड़ियों को जोड़ना, उसकी व्याख्या तथ्यात्मक रूप से करना और उन घटनाओं के मूल में जाना, उन घटनाओं के रहस्य को पहचानना इतिहास के अंतर्गत आता है। इतिहास शब्द में ही इतिहा और आस, ऐसा हुआ था, ये जुड़ा हुआ है। तो जैसा हुआ था उसे जानने समझने की कोशिश करना इतिहास के अंतर्गत आता है। हर चीज़ का इतिहास होता है, हर घटना परिघटना का इतिहास होता है, यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उन सब का इतिहास अपना अपना इतिहास है। लेकिन हम उतने व्यापक और विस्तृत परिप्रेक्ष्य में इतिहास को नहीं समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम जानना चाहते हैं कि जो हमारा साहित्य है, हिंदी साहित्य है, उसका क्या इतिहास है। आज इतने जो हम कवियों को पढ़ते हैं, इतनी पुस्तकें हैं, गद्य है, उसमें काव्य है, विभिन्न विधाएं हैं, ये सब कैसे विकसित हुई, ये हम तक कैसे आ पहुँची हैं, क्या परंपरा रही है, छंदों का विकास कैसे हुआ, काव्य रूपों का विकास कैसे हुआ, विधाएं तमाम कैसे बनी, महाकाव्य, खंड काव्य, उपन्यास, गद्य की अनेक विधाएं ये कैसे विकसित हुई। हमारे यहाँ भावबोध कैसा रहा, भावबोध का मतलब वो विषय कैसे रहे, पहले कैसे किन विषयों पर कविताएं लिखी गईं, बाद में कैसे लिखी गईं, आज हमारी सोच और संवेदना कैसी है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें इतिहास से मिल सकता है। तो हम जरा ये दृष्टि डालते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की क्या परंपरा रही है। हमारे यहाँ 19वीं शताब्दी से पहले हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास में ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि कोई आधुनिक अर्थों में व्यवस्थित इतिहास लिखा गया हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले के प्रयासों को कविवृत्त संग्रह नाम दिया है। कविवृत्त संग्रह अर्थात कवियों के जीवन चरित्र का संग्रह करना, कवियों की एक सूची तैयार करना, उनका नाम दे दिया, उनका वृत्त दे दिया, थोड़ा सा जीवन परिचय दे दिया। लेकिन किसी काल में एक ही तरह की रचनाएं क्यों हुई, किसी काल में एक तरह की रचनाओं का जोर क्यों रहा, इस विषय पर कोई व्याख्या, इस विषय पर कोई चिंतन मनन उन पुस्तकों में देखने को नहीं मिलता है। तो कविवृत्त संग्रह दो प्रकार से देखने को मिलता है हमें। एक जो मध्यकालीन कवियों ने अपनी परंपरा के अनुसार कवियों की सूची तैयार की है, और एक जो आधुनिक काल में भी कुछ लेखकों ने, कुछ विद्वानों ने कवियों की एक सूची तैयार की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कविवृत्त संग्रह एक में। उसके अंतर्गत हम रख सकते हैं 84 वैष्णवन की वार्ता। इसमें जो वैष्णव धर्मावलंबी थे 84 कवि थे, उनको संकलित करके उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके लेखन के बारे में पद्य में चर्चा की गई है। और इसी तरह से एक पुस्तक है 252 वैष्णवन की वार्ता। एक तीसरी पुस्तक है भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा। ये जो सारी पुस्तकें हैं इनमें उन महान कवियों, भक्तों, संतों का जिक्र मिलता है जो मध्यकाल में हुए थे, जो 1400 ईस्वी से लेकर के और 1600 ईस्वी के बीच में देश के विभिन्न भागों में थे और रचनाएं भी कर रहे थे। तो उनका इसमें, उनकी महिमा का, उनके कवित्व प्रतिभा का इनमें वर्णन मिलता है। लेकिन ये कोई व्यवस्थित इतिहास नहीं है। हाँ, इससे आधुनिक इतिहासकार लाभ उठा सकते हैं, बहुत सारी सामग्री से ले करके एक नया इतिहास रच सकते हैं। आगे हम देखते हैं
तो ये काव्यवृत्त संग्रह की जो परंपरा है वो आधुनिक काल में भी हमें दिखाई पड़ती है। 1839 ईस्वी से 1847 ईस्वी के बीच में दो भागों में एक फ्रांसीसी विद्वान गारसा द तासी, इन्होंने हिंदी का एक तरह से पहला आधुनिक इतिहास लिखने की कोशिश की थी हिंदी साहित्य का। उसका नाम उन्होंने रखा था फ्रांसीसी भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, अर्थात हिंदुस्तान की हिंदी भाषा के साहित्य का इस्तवार इतिहास। तो ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, फ्रांसीसी भाषा में, और गारसा द तासी इन्होंने इसे लिखा था। इसमें भी पुराने परंपरा के अनुसार ही बहुत सारे कवियों के नाम, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी कुछ रचनाओं का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। लेकिन कार्य कारण संबंध या उस युग में कौन सी प्रवृत्तियाँ प्रमुख थीं, क्यों उस तरह का साहित्य लिखा गया, काव्य रूप कैसा था, भाषा कैसी थी, इसके बारे में कोई चर्चा इसमें नहीं मिलती है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नाम के एक विद्वान राजा ने शिव सिंह सेंगर नाम का एक ग्रंथ लिखा। उस शिव सिंह सेंगर ग्रंथ में भी शिव सिंह सेंगर उनका नाम था और शिव सिंह सरोज नाम का ग्रंथ तैयार किया। उसमें भी कवियों की एक सूची तैयार की गई और उस सूची में भी पुरानी परंपरा के अनुसार ही थोड़ा सा जीवन वृत्त और उनकी कविताओं का कोई उदाहरण दिया गया है। यहाँ भी कोई कार्य कारण परंपरा या उसकी कोई व्याख्या स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलती है। एक अंग्रेज़, आयरलैंड के एक बहुत ही विद्वान अंग्रेज़ यहाँ पर अधिकारी भारत में आए थे। उनका नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। 1888 ईस्वी में उन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, अंग्रेज़ी में एक पुस्तक लिखी कि जो भारत की देशी भाषाएं हैं उनमें किस प्रकार का लिटरेचर है, किस प्रकार का साहित्य है। तो ये काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने भाषा सर्वेक्षण भी करवाया था पूरे भारत में कि कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसमें भी पुराने जो ग्रंथ थे शिव सिंह सरोज के से बहुत सारे उदाहरण लिए और कोशिश की कि थोड़ा सा उसे व्यवस्थित किया जा सके, लेकिन अभी भी व्यवस्थित इतिहास देखने को नहीं मिल रहा था। 1913 और 1934 ईस्वी में तीन मिश्र बंधु थे, गणेश विहारी, श्याम विहारी और सुखदेव विहारी मिश्र। इन तीनों ने मिल करके एक विशाल ग्रंथ तैयार किया जिसमें सैकड़ों सैकड़ों कवियों और लेखकों का परिचय दिया गया। तो उस पुस्तक का नाम था मिश्र बंधु विनोद। इस मिश्र बंधु विनोद में भी कवि वृत्त संग्रह, कवियों के वृत्त का संग्रह किया गया था, उनका जीवन परिचय दिया गया था। लेकिन यहाँ पर भी अभी कोई स्पष्ट ये निर्धारण नहीं किया गया था कि आखिरकार आदिकाल में या भक्ति काल में या रीति काल में एक ही विशेष प्रवृत्ति की रचनाएं क्यों हुई और किन्हें हम आदिकाल में रखें, किन्हें हम भक्ति काल में रखें, किन्हें हम रीति काल में रखें। तो ये प्रवृत्तिगत जो विशेषताएं हैं उनको बताने का प्रयास इस पुस्तक में भी नहीं देखने को मिलता है। 1918 ईस्वी में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, एक पादरी थे एडविन ग्रीव्स, इन्होंने अंग्रेज़ी में एक रेखांकन किया था हिंदी साहित्य का, पर इसमें भी कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, उसी परंपरा का ही अनुसरण किया था। और 1920 में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर F.A. की, ये भी एक अंग्रेज़ थे, भारत में रह रहे थे, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने की कोशिश की थी। लेकिन जो न्यूनताएं या जो कमियां पिछले पीढ़ी के साहित्यकारों में, इतिहासकारों में थीं, वही इनमें भी मिलती हैं। हिंदी साहित्य का जो व्यवस्थित इतिहास लिखने की कोशिश शुरू हुई वो 19वीं शताब्दी में शुरू हुई और 1893 ईस्वी में जब नागरी प्रचारणी सभा नामक एक संस्था का वाराणसी में गठन हुआ तो उसमें विद्वानों ने मिलजुल करके ये विचार किया कि क्यों ना हम पूरे भारत में जो बिखरी हुई पोथियां हैं, ग्रंथ हैं, व्यक्तिगत पुस्तकालयों में, राज संग्रहालयों में, उनको एकत्रित करें और उनका व्यवस्थित अध्ययन करें और देखें कि विभिन्न कालों में किस प्रकार की रचनाएं उत्तर भारत के हिंदी क्षेत्र में हो रही थी। तो खोज जारी हुई और खोज के बाद बहुत सारे ग्रंथ मिले। कोई लाल कपड़ों में बांध करके रखे गए थे, राजा महाराजाओं के घरों में जो व्यक्तिगत पुस्तकालय थे वहाँ से भी ग्रंथ मिले।
उन सारे ग्रंथों को इकट्ठा करके, उनकी नकल उतार करके, उनके फ़ोटो ले करके, किसी किसी तरह से उन्हें एकत्रित करके और फिर उनका अध्ययन करना शुरू किया। जो विद्वान थे, मर्मज्ञ थे उस भाषा के, उनको दिया गया, उन्होंने उसका अध्ययन किया और अध्ययन करके फिर एक योजना तैयार की गई कि एक हिंदी शब्द सागर नाम का एक कोश तैयार किया जाए और उस कोश को तैयार करने से पहले उसकी एक भूमिका लिखी जाए। उसमें यह दिखाया जाए कि आखिरकार ये हिंदी भाषा और इसका साहित्य कहाँ से शुरू होता है, किस प्रकार से ये विकास करता हुआ यहाँ तक पहुँचा। तो इस प्रक्रिया में, हिंदी शब्द सागर तैयार करने की प्रक्रिया में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का एक इतिहास तैयार किया। हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने सबसे पहली बार ये कोशिश की, प्रयास किया कि एक तो काल विभाजन किया जाए कि इस समय से और दूसरे समय तक की रचनाएं एक जैसी हैं, उसके पश्चात फिर एक जैसी हैं। 100 वर्ष 200 वर्ष एक तरह की रचनाएं मिलती हैं, एक तरह का उनकी शैली दिखाई पड़ती है, उनका शब्दकोश एक जैसा है और उसके बाद फिर बदल जाता है। तो उन्होंने समाज से, राजनीति से, मनुष्यों की प्रवृत्ति से साहित्य को जोड़ा। पहली बार मनुष्यों की चित्तवृत्ति मतलब उनकी जो मानसिक दशा है उससे जोड़ा और उन्होंने ये पहचानने की कोशिश की कि अगर आज से लगभग 1000-1500 साल पहले वीरता के ही काव्य लिखे जा रहे थे, बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लिखे जा रहे थे, तो ऐसा क्यों था। तो उन्होंने इशारा किया कि ऐसा इसलिए था कि उस समय दरबारी कवि हुआ करते थे, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे और उस समय की जो प्रवृत्ति थी लोगों की, उनकी जो जीवन शैली थी, उनका जो सोच और समझ थी, वो सब आज के हिसाब से अलग थी और जैसे उनकी सोच समझ प्रवृत्तियां थीं उसका प्रभाव समाज पर था और समाज का प्रभाव साहित्य पर था। तो पहली बार साहित्य और समाज और राजनीति के बीच में एक कार्य कारण संबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्थापित किया और ये पुस्तक मील का पत्थर साबित हुई। आज तक हिंदी साहित्य के इतिहास पर जब भी चर्चा होती है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास की चर्चा अवश्य होती है। उन्होंने जो मानक तैयार किया, उन्होंने जो ये संकेत इस पुस्तक में उपलब्ध कराए हैं, उन्होंने जो कारण बतलाए हैं, उन्होंने जो विकास यात्रा हिंदी साहित्य की दिखलाई है, वो आज भी अप्रासंगिक नहीं हुई है। आज भी जो नए ग्रंथ लिखे जा रहे हैं वो कहीं न कहीं वहाँ से सहारा, वहाँ से संकेत अवश्य लेते हैं। तो 1929 में ये बातें हुई। उसके बाद फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा 1938 ईस्वी में। उसमें भी उन्होंने कुछ काल, नामकरण आदि में थोड़ा बहुत अंतर किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कुछ बातों से उन्होंने असहमति प्रकट की। कारण ये था कि बाद में खोजें और चल रही थी और पुस्तकें मिल रही थीं, तो जितनी उस समय पुस्तकें थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनका सहारा लेकर के वो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। और बाद में जब खोज आगे बढ़ती रही तो कुछ नए तथ्य भी सामने आए। नए तथ्य आए तो पिछली बातों को में थोड़ा बदलाव की आवश्यकता हुई। 1940 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम के एक हिंदी के बड़े साहित्यकार ने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी और इस हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक में उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो तर्क थे कि हिंदी इस प्रकार से आगे बढ़ी, साहित्य उसका इस प्रकार से आगे बढ़ा, उसका उन्होंने थोड़ा खंडन किया और उन्होंने एक नया रास्ता सुझाया। क्या रास्ता सुझाया है, जब हम आदिकाल की चर्चा करेंगे तो उसमें हम विस्तार से इस विषय पर भी बात करेंगे। 1952 ईस्वी में हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक व्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। 1962 ईस्वी में हिंदी साहित्य एक संपादित पुस्तक है जिसमें बहुत सारे लोगों के लेख हैं। उसका संपादन धीरेन्द्र वर्मा जी ने किया था और उसमें भी हिंदी साहित्य को व्यवस्थित तरीके से समझाने का प्रयास किया गया। और फिर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत, इस पुस्तक के माध्यम से हिंदी साहित्य के अतीत को सबके सामने रखने की कोशिश की है। ध्यान रखिए प्रिय छात्रों कि इन पुस्तकों का या इन साहित्य के इतिहासकारों का जिक्र मैं इस एक अकेले वीडियो में अलग से एक अकेला वीडियो बना करके इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनसे एक एक अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि किसने हिंदी साहित्य के इस काल को ये नाम दिया है, किसने वो नाम दिया है, या इसका समय
ऐसा किसने निर्धारित किया है। तो अगर आप इन पुस्तकों के बारे में जानकारी रखेंगे, इन इतिहासकारों के बारे में भी जानकारी रखेंगे, तो उन प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए सुकर हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इस दृष्टि से मैंने ये एक संक्षिप्त छोटा सा वीडियो आपके लिए तैयार किया है, ताकि आप हिंदी साहित्य के इतिहास की जो लेखन की परंपरा है, किन किन लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की कोशिश की है, उसको एक नया रूप देने की कोशिश की है, उनके बारे में भी आप जान लें, समझ लें। तो इन साहित्यकारों, इतिहासकारों और इनकी कृतियों को, इन्होंने जो लिखा है इतिहास, उसको याद रखना बहुत आवश्यक है। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अब अंत में मैं इन साहित्यकारों की इन पुस्तकों के जो आवरण पृष्ठ हैं, उनको भी आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ, जिन पुस्तकों की चर्चा हमने यहाँ की है। तो आप देखेंगे कि हमने चर्चा की थी गारसा दत्तासी के इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास। गारसा दत्तासी का ये पुस्तक का नाम है, जिसका हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था और ये काफ़ी पहले छपी थी। हमने शिव सिंह सरोज की चर्चा की थी, ये उस पुस्तक का आवरण पृष्ठ है, आप देख सकते हैं। ये 1929 ईस्वी में छपी हुई थी ये पुस्तक। इसमें लिखा हुआ है, शिव सिंह सरोज, उन्नाव प्रदेशांतर्गत कांधाधीश सेंगर वंशावतंस रणजीत सिंगात्मज स्वर्गीय ठाकुर शिव सिंह जी इंस्पेक्टर पुलिस कृत। तो ठाकुर शिव सिंह जी क्या थे, वो पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर भी थे। और इसमें लिखा है कि इसमें 1 सहस्र भाषा कवियों के जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरणों का अति उत्तम संग्रह किया गया है। मतलब ये है कि ये भाषा के जो कवि थे, पिछले वीडियो में मैंने बतलाया था, अगर आपको याद हो, कि हिंदी को पहले भाषा भी कहा जाता था। तो भाषा के जो कवि थे उनका संक्षिप्त जीवन परिचय और उनके कविताओं के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये कारण नहीं बताया गया कि किसी काल का निर्धारण करने की भी कोशिश नहीं की गई। तो ये एक तरह का कवि वृत्त संग्रह है, कवियों के जीवन परिचय का संग्रह है, और ये लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। उसके बाद हमने जॉर्ज ग्रियर्सन का जिक्र किया था अभी कुछ देर पहले। तो आप देखेंगे कि उन्होंने लिखा था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये भी पुस्तक का आवरण है और ये 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी कलकत्ता से। मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन, ये क्या है पुस्तक? हिंदी साहित्य का पूरा पूरा इतिहास तो नहीं, लेकिन कवि कीर्तन है, उसके प्रथम भाग का ये आवरण आप देख सकते हैं। लेखक हैं इसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो ये सारे जो इतिहासकार थे, इन्होंने पहली बार ये कोशिश की थी अपने अपने ढंग से कि हिंदी साहित्य के उद्भव से लेकर के और उसके आगे आधुनिक काल तक एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया जाए। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर का हिंदी अनुवाद किया था, हिंदी साहित्य का रेखांकन, डॉक्टर किशोरी लाल जी ने किया है। ये रेवरेंड एडविन ग्रीव्स की पुस्तक है, अंग्रेज़ी में लिखी गई थे, पादरी थे, इन्होंने हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट दिखाया, अपनी रुचि दिखाई, उसके कारण ये पुस्तक तैयार हुई। और द हेरिटेज ऑफ इंडिया सीरीज़ के अंतर्गत ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर बाय F.E. की, तो इन्होंने भी कलकत्ता से ये पुस्तक छपवाई थी। और कितनी रोचक बात है कि हिंदी के जो इतिहास लिखने का प्रयास किया है, उनमें अंग्रेज़ भी थे, फ्रांसीसी भी थे। उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा में उसका इतिहास लिखने की कोशिश की। तो प्यारे बच्चों, शायद ये कक्षा 11 और 12 के स्तर पर ये बातें जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इन विद्वानों ने जो स्वयं की जिनकी भाषा अंग्रेज़ी थी या फ्रांसीसी थी, उन्होंने ये प्रयास किया है कि वो हिंदी साहित्य का एक व्यवस्थित इतिहास लिखें। और ये है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का आवरण पृष्ठ। इसे आप पहला हिंदी का व्यवस्थित इतिहास कह सकते हैं। इसमें इन्होंने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि जो आदिकाल है, जो भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है, इनको हम क्यों, इनके साहित्यकारों को क्यों इन कालों में रखें, कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण हमने इनको इन कालों में रखा है। अगली पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका है। ये हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है
और इसमें पहली बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कतिपय मान्यताओं और धारणाओं का खंडन करके और उसे व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश दिखाई पड़ती है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास का ये आवरण पृष्ठ है। इसमें भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये 1996 में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है और इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों के इतिहास दृष्टि का, दोनों के ही उस तरीके का मूल्यांकन किया गया है कि आखिरकार दोनों ने किस प्रकार से पूरे हिंदी साहित्य को समझने की कोशिश की है। और यह हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल के द्वारा संपादित है। तो ये पुस्तक सभी हिंदी साहित्य के इतिहासों का एक प्रकार से संग्रह है, समुच्चय है। एकत्र करके उन्होंने ये अब तक बतलाया कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के कितने प्रयास हुए हैं और अलग अलग विद्वानों ने किस किस रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसकी चर्चा भी अक्सर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आज हमने द्वितीय व्याख्यान के भाग 2 में उन विद्वानों की चर्चा की है जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। इन सभी विद्वानों की कृतियों से और इनके जो कार्य हैं उनसे वस्तुनिष्ठ किस्म के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और इसीलिए मैंने विस्तार से ये अलग से एक वीडियो बनाया है। कक्षा 11 और 12 में इस स्तर की चर्चा की बहुत अधिक आवश्यकता न होते हुए भी मैंने ये चर्चा की है ताकि आप इनको अच्छी तरह से समझ लें और इसे देख भी लें इनके पुस्तकों को, तो शायद वो आपकी याददाश्त में बनी रहेगी और आपको परीक्षा में इससे सुविधा होगी, आपके ज्ञान में सुधार होगा। तो इसी के साथ ही मैं अब इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे। इसी कामना के साथ धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।